हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है मिली 15। हम जरूर चलेंगे डॉक्टर संजय। मैं छुट्टी के लिए अभी अप्लाई कर देती हूँ। थैंक्स डॉक्टर मिली। पहले मुझे पिंडदान, श्राद्ध आदि बातें ढकोल सा लगती थी, लेकिन अब लगता है कि जाने वालों के साथ हम जा तो नहीं सकते, पर उनके लिए कुछ ऐसा करके अपने मन को शांत जरूर कर सकते हैं। सही कहा आपने। चलिए मैं जाकर छुट्टी के लिए अप्लाई करती हूँ और आज हम हॉस्पिटल से जल्दी घर जाएंगे क्योंकि हम कल ही हरिद्वार के लिए निकलेंगे। ओ श्योर डॉक्टर मिली। 4-5 दिनों के ब्रेक के बाद अधिक अच्छा लगेगा। मैं भी अभी मूर्त जाकर लीव अप्लाई कर देता हूँ। हाँ, और आज रात का डिनर मेरे यहाँ कुकिंग में करूँगी। मिली ने मुस्कुराकर चेयर से उठते हुए कहा, ठीक है डॉक्टर मिली। मुझे मुंबई में जब ईशान फाइल लेकर हॉस्पिटल गया और उस डेट के रिकॉर्ड्स देखने की बात करने लगा तो हॉस्पिटल अथॉरिटी ने साफ मना करते हुए कहा, सॉरी, हम यह नहीं दे सकते क्योंकि यह हॉस्पिटल का इंटरनल डॉक्यूमेंट है जिसे हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। ईशान ने हर तरह से कोशिश की रिकॉर्ड मिल जाए, लेकिन हॉस्पिटल अथॉरिटी अपनी बात पर अड़ा रहा। जब ईशान हार गया तो जाकर हॉस्पिटल के लॉन में बैठ गया और सोचने लगा, ओह कैसे क्या करूं मैं जो मिली की सच्चाई मुझे मालूम हो जाए। कुछ देर सोचते रहने के बाद अचानक ईशान की आंखें चमक उठी और उसने मुस्कुराते हुए अपने आप से कहा, हाँ ऐसा ही करता हूँ, यही सही होगा। ईशान ने तुरंत हॉस्पिटल के ऑनर को कॉल कर बताया कि वह उनसे मिलना चाहता है। हॉस्पिटल के ऑनर रणजीत सिंघानिया ईशान के पिता यशवंत ठक्कर के जानने वाले थे। उन्होंने ईशान को तुरंत अपने ऑफिस के कैबिन में बुला लिया। जैसे ही ईशान रणजीत सिंघानिया के कैबिन में गया, रणजीत सिंघानिया ने कहा, आओ ईशान, तुम्हारे डैड कैसे हैं? अच्छे हैं अंकल। मैंने सुना है कि तुम अभी भी अपने डैड के साथ नहीं रह रहे हो। यस अंकल, एक्चुअली मेरे पास कुछ ऐसे काम आ गए हैं जिस कारण मैं डैड के साथ अभी नहीं रह पा रहा हूँ। ओके ओके, आई अंडरस्टैंड। कहो कैसे आना हुआ? अंकल, दरअसल मैं आपके हॉस्पिटल परचेस करना चाहता हूँ। व्हाट? पर मैं इसे सेल करना नहीं चाहता। अंकल प्लीज, मेरे लिए यह बहुत ज़रूरी है। क्या मैं कारण जान सकता हूँ? मुझे आपके हॉस्पिटल से कुछ ओल्ड रिकॉर्ड्स चाहिए जो हॉस्पिटल स्टाफ दे नहीं रहे। इसीलिए व्हाट नॉनसेंस, बस इतनी सी बात के लिए तुम मेरा हॉस्पिटल परचेस करने का प्रपोजल लेकर आ गए? सॉरी अंकल, वो मैं काफ़ी टेंशन में हूँ और ठीक से कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ। इसका क्या मतलब है? अंकल, वो मुझे एक बीमारी है जिसमें कभी कभी मेरे बॉडी का सारा वाटर अपने आप पसीने के रूप में निकलने लगता है और कभी कभी मेरे दिमाग को डल कर देता है, जिससे मैं कोई भी सही डिसीजन नहीं ले पाता। अभी घर जाकर मेडिसिन ले लूँगा तो कल तक फिर से फिट हो जाऊँगा। ओहो आयशी, बेटा मैं हॉस्पिटल को कॉल कर देता हूँ। तुम्हें जो भी रिकॉर्ड्स चाहिए वो खोज कर तुम्हें घर पर पहुँचा देंगे। तुम घर जाकर आराम करो। जी अंकल। और यशवंत सिंघानिया ने अपने हॉस्पिटल स्टाफ को बुलाकर ईशान से सारे डिटेल्स ले लिए। जितनी जल्दी संभव हो रिकॉर्ड ईशान के घर पर पहुंचने का आदेश दे दिया। दिल्ली में श्रीमा और दक्ष आज बहुत खुश थे। उनकी खुशी तो यह थी कि वे एक ट्रिप पर जा रहे हैं, लेकिन ट्रिप भी बढ़ा रही थी। सामान पैक कर मिली बच्चों के साथ नीचे आ गई। वहाँ संजय पहले ही अपनी नई चमचमाती कार के साथ खड़ा था। श्रीमा और दक्ष दोनों नई गाड़ी देखकर और भी खुश हो गए। वाह अंकल, आपने नई कार कब खरीदी? श्रीमा ने संजय के पास आकर पूछा। खरीदी तो हफ्ते भर पहले थी, लेकिन इसकी डिलीवरी संयोग से कल शाम में
ही मिली। संजय ने प्यार से श्रीमा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, डॉक्टर संजय, आपने मुझे कल बताया नहीं। मिली ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था। तो बच्चों, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत शानदार, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा और संजय के पास आकर खड़ा हो गया। संजय ने दक्ष को प्यार किया और कहा, चलो अब सब गाड़ी में बैठ जाओ, मैं सामान डिग्गी में रख देता हूँ। श्रीमा प्यार से संजय से लिपटी हुई बोली, अंकल मैं आपके पास बैठूंगी। संजय ने श्रीमा को स्नेह भरी नजरों से देखा। श्रीमा के चेहरे के भाव से उसे अचानक अपनी बेटी की याद आ गई और ख्याल आया, अगर आज मेरी मिली जिंदा रहती तो इतनी ही बड़ी होती और शायद ऐसे ही मुझसे लिपट कर लाड़ जताती। यह ख्याल आते ही संजय की आंखें भर आईं और उसने झुककर श्रीमा को गोद में उठा, उसे प्यार करते हुए कहा, बेटा अभी लॉन्ग ड्राइव है तो पीछे की सीट पर बैठो, हरिद्वार में अपने बगल में बैठाकर घुमाऊंगा। श्रीमा को इतना प्यार मिलता देख दक्ष भी संजय से लिपट गया और शिकायती लहजे में बोला, अंकल आप केवल श्री को प्यार करते हो, मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। यह सुनकर संजय को हंसी आ गई और उसने श्री को गोद से उतार दक्ष को उठाते हुए बोला, अरे मेरा बच्चा, मैं तुम्हें भी बहुत प्यार करता हूँ। फिर आपने केवल श्री को अपनी बगल में बिठाकर घुमाने का प्रॉमिस क्यों किया? मुझे भी आपके बगल में बैठकर घूमना है। दक्ष ने यह बात इस अंदाज से कही कि संजय के चेहरे पर स्नेह भरी हंसी खिल गई और उसने दक्ष को गालों को चूमते हुए कहा, ठीक है, एक दिन श्री मेरी बगल में बैठकर घूमेगी, फिर अगले दिन तुम बैठकर घूमना। हाँ, यह सही रहेगा। संजय का भरपूर स्नेह पाकर दक्ष खुश हो गया। तभी मिली ने कहा, चलो अब जल्दी से तुम दोनों गाड़ी में बैठो, हमें अब ट्रिप स्टार्ट करनी होगी। और 5 मिनटों के अंदर वे सभी हरिद्वार के लिए निकल गए। लेकिन ईशान उसका क्रेडिट कार्ड फिर से स्टार्ट नहीं करवा रहा था, इसीलिए वह गुस्से से अंदर ही अंदर उबल रही थी। होटल के कमरे में बैठे बैठे उसने एक फैसला लिया और अपने इरादे को पूरा करने के लिए होटल से टैक्सी लेकर निकल गई। थोड़ी देर में उसकी टैक्सी दिल्ली के एक एरिया के सामने रुकी। जिनी ने टैक्सी में बैठे बैठे ही किसी को कॉल किया और 2-3 मिनटों के अंदर एक गुंडा सा दिखने वाला आदमी उसकी टैक्सी के पास आकर खड़ा हो गया। उसे देखते ही जिनी टैक्सी से बाहर निकली और बोली, ध्यान से सुनो, बलवीर कल मुंबई से आने वाली फ्लाइट से आ रहा है, काम हो जाना चाहिए। सॉरी, डिटेल्स व्हाट्सएप पर शेयर कर दूंगी। ठीक है मैं, लेकिन अपने एडवांस तो तभी कहा, ये लो रखो और अब इससे अधिक नहीं मिलेंगे। बलवीर ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, इतने में नहीं हो पाएगा, चुपचाप इतने ही करो रखो। जिनी ने गुस्से से बलवीर को हड़काते हुए कहा। जिनी के तेवर देखकर बलवीर का दिमाग गर्म हो गया और वह बोला, कोई खैरात नहीं मांग रहा हूँ, एक जिंदे आदमी को टपकाने की